नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। लोकसभा चुनाव 4 जून को नतीजे और खूब धमाल मचाया, खूब बवाल किया। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। इसके बावजूद कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निरंतरता में तीसरी बार चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन 99 सीट क्या जीत ली। वी का साइन दिखाते हुए कुछ ऐसा शो कर रहे थे कि जैसे तीसरी बार भी जनता के द्वारा रिजेक्ट करने के बावजूद वो तो जीत गए हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए नरेंद्र मोदी हार गए हैं। इनकी जो वो एरोगेंसी थी, पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी, अमेरिका में भी, लोगों ने उसको नोट किया, नोटिस लिया उसका। इसके बाद 5-6 महीने के बाद जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनाव हुए, आमतौर पर तो हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होते रहे हैं एक साथ, पर महाराष्ट्र में इस बार नहीं कराए गए और जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा के चुनाव कराए गए। जम्मू कश्मीर की जनता ने भी राहुल गांधी को और कांग्रेस को धर पटका और हरियाणा ने भी इनको फिर से रिजेक्ट किया और भारतीय जनता पार्टी को चुना। अभी 2 और स्टेट में चुनाव हुए, उनके परिणाम आ गए। आपके झारखंड में भी 15-16 सीटें ले पाई कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र में तो बहुत बुरा हाल हुआ, कांग्रेस का भी, एनसीपी का भी और उद्धव सेना का भी। वहां एक तरफा जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति को। अब ये जो हरियाणा में डिफीट हुई है, इसको कांग्रेस पार्टी और उसके जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो पर्दे के पीछे से दिशा निर्देश भी लेते रहे, तमाम तरह की मदद भी लेते रहे, दक्षिणा भी लेते रहे और तमाम तरह की अराजकतापूर्ण स्थितियां पैदा करते रहे, उनको जरा बदहजमी की शिकायत है। इधर इनको लग रहा है कि हमने सारे घोड़े दौड़ा लिए, 13 महीने तक आंदोलन चलाया, फिर शंभू बॉर्डर पर बैठा दिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सो कॉल्ड जाट लीडर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, इन सारे लोगों ने भी, हरियाणा की खाप पंचायतों ने भी, इन सब ने जोर लगा लिए, लेकिन ना तो लोकसभा चुनाव में मोदी को रोक पाए और उससे पहले 2022 में योगी को भी नहीं रोक पाए थे। वो भी दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए। नरेंद्र मोदी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए और हरियाणा जैसे स्टेट में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और वो भी नॉन जाट चीफ मिनिस्टर के साथ। पहले मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद अब नायब सैनी। तो बहुत सारे लोगों के पेट में ऐसी मरोड़ उठ रही है कि अब वो अलगाववाद का सुर अलापने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जाटों का तो हम अलग से ही एक लैंड बनाएंगे और ये स्वायत्त होना चाहिए। और ये जो सुर हैं, ये जो अलगाववाद के सुर हैं, ये कौन उठा रहे हैं, कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, जिन्होंने शायद अभी तक कोई चुनाव लड़ा नहीं, जनता का सामना किया नहीं और कभी भी कोई चुनाव जीत करके किसी सदन के सदस्य बने नहीं। ये जो हमारे यहाँ कभी-कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्बन नक्सल का जिक्र करते हैं, उनकी थियरी क्या है? उनका फलसफा क्या है? ये लोग भी, जैसे अभी ये कुछ मुल्ला मौलवी राग अलाप रहे हैं संभल की घटना के बाद कि जी उनके पास संविधान है, उनके पास कानून है, उनके पास संसद है, तो हमारे पास सड़क है। मतलब तुम लोग फैसला सड़क पर करोगे और करने दिया जाएगा जैसे तुम करना चाहोगे। तो ऐसे ही कुछ अलगाववादी सुर इधर सोशल मीडिया मंचों पर सुनने को मिल रहे हैं। अलग जाट लैंड बनाने की, स्वायत्त जाट लैंड बनाने की मांग हो रही है। और चलिए इस पर सीधे जुड़ लेते हैं बाबा रामदास जी के साथ।
और फिर इस पर चर्चा करेंगे। मैंने उनके चैनल पर भी उनका इस पर एक प्रोग्राम देखा था और आपको याद होगा जिस दिन रिजल्ट आए थे, उस दिन जब हमारी चर्चा चल रही थी तो बाबा रामदास ने मुझे इशारों-इशारों में कहा था कि कुछ और पक रहा है, कुछ और पकाने की कोशिश हो रही है। ये पका पाएँगे, नहीं पका पाएँगे वो तो भविष्य की बात है, पर कुछ चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज अवसर मिला है, उनका समय भी मिला है, सीधे जोड़ लेते हैं बाबा रामदास को और फिर चर्चा करते हैं, कौन लोग हैं, दिमाग में है क्या? कहीं कोई बाहर से कोई खुरापात तो शुरू नहीं की जा रही है दूसरे तरीके से? बाबा रामदास, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा रामदास बताइए ये पुष्पेंद्र चौधरी कौन है? जो सत्य असत्य चैनल पर भी एक कोई नीलू व्यास है, उनके साथ इंटरव्यू में भी बहुत मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं और जो बात कर रहे हैं पीछे चौधरी चरण सिंह की तस्वीर भी लगा रखी है। कौन है ये और इनका मकसद क्या है? प्याले में चाय के प्याले में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण बातें मुझे ज़्यादा लगी उस पूरे इंटरव्यू में। सर ये जितने भी किसान नेता का भेष बना के, सो कॉल्ड किसान नेता का भेष बना के कुछ फर्जी लोग ये छोटी छोटी किसान ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं अपने घर की और खुद ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। औकात इनकी यह है कि जो इनकी जो सबसे बड़ी, पंजाब की देख लीजिए चाहे आप यूपी की देख लीजिए, जो सबसे बड़ी किसान यूनियन है ना, जिनका 2, 4, 5, 10 जिले में प्रभाव है, उनके नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो उनको 1000, 1200, 1500 वोट मिलते हैं जी। 1177 आप वोट चढ़ूनी को मिले। चढ़ूनी को मिले थे। उससे पहले टिकैत जब चुनाव लड़ा था उसके कितने होंगे वो भी आप बता दीजिए। इसके अलावा पंजाब में तो ये पूरा कम से कम 50-60 मिलकर चुनाव लड़े थे, उनको कितने वोट मिले? तो ये, हाँ, तो ये तो इनकी औकात है। तो 32 जत्थेबंदियां थी जो यहाँ 13 महीने के आंदोलन में बैठी थी। फिर इनके दिमाग में खुजली होनी शुरू हुई कि क्यों ना हम पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ लें। उसमें से 22 ये चुनाव मैदान में कूद पड़ी, सबकी जमानत जब्त हो गई। राकेश टिकैत खजूरी से विधानसभा का चुनाव लड़े, जमानत जब्त। फिर अमरोहा से लोकसभा का चुनाव लड़े, जमानत जब्त। ये तो इनकी हैसियत और औकात है। तो सर ये, अच्छा, मैं डे 1 से, जब से ये सिंघू बॉर्डर पे आके बैठे थे, मैं तब से ये कह रहा था कि ये, तब तक डीप स्टेट वर्ड इतना प्रचलन में नहीं आया था, तो मैं कहता था ये विदेशी ताकतों के बहकावे में, उकसावे में, उनसे ठेका लेके भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एक षड्यंत्र है और जिसमें खालिस्तानियों ने इन्हें हाईजैक कर रखा है। तो सब ये था इनका सिंघू बॉर्डर का। उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारे देश ने देखा और सर इनकी प्लानिंग थी, डीप स्टेट ये चाहता था कि 2024 में किसी भी तरीके से अपने मनमाफिक सरकार बनाई जाए और मोदी को हटा दिया जाए। तो मोदी को चुनाव हरवाने की भरपूर कोशिश की गई और उससे पहले देश में अराजकता फैलाना की। फिर वो चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो जो शाहीन बाग वाला इनका आंदोलन रहा हो और पूरे देश में कोई ये शाहीन बाग बनाना चाहते थे, ये उसमें सफल नहीं हो पाए और तमाम कोशिशों के बावजूद भी मोदी जी जो है तीसरी बार चुन के आ गए और आज एक शानदार स्टेबल सरकार चला रहे हैं। उसके बाद जब इन्होंने एक तख्ता पलट किया बांग्लादेश में और इनकी अब पूरी प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से जो अभी वर्तमान मोदी सरकार है इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। अच्छा सर, इनका है कि जैसे इन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश में एक फर्जी आंदोलन खड़ा करके उसमें आम जनता को बहका के उनको पे सड़कों पे उतार के फिर अराजकता फैला के राजधानी में, और जिस प्रकार से वो रजीम चेंज हुआ वो सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी उस पर सैकड़ों प्रोग्राम्स किए हैं। सर सेम ये भारत में करना चाहते हैं और आपको ध्यान होगा जब ये दूसरी बार जब चले थे
तो शंभू बॉर्डर पे इनको खट्टर साहब ने रोक लिया था। जी हाँ, जी हाँ। तो सब वहां पे इनकी योजना पूरी प्लानिंग फेल हो गई। वो ये चाहते थे कि जैसे ये पहली बार पुलिस से लड़ते झगड़ते, और तब गवर्नमेंट ने जानबूझ के इतनी सख्ती नहीं की थी जिस सख्ती से खट्टर साहब ने इस बार इनको शंभू बॉर्डर पे रोक लिया, हरियाणा में घुसने नहीं दिया। पिछली बार उन्होंने अलाउ किया था और एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इनको बस हल्का फुल्का रोकने की कोशिश की थी। तो ये सिंघू बॉर्डर तक चले आए थे। उसके बाद ये लाल किले तक चढ़ गए और वो सारा कुछ दिल्ली की सड़कों पे उत्पात आपने देखा। सर अब इनको दोबारा वो करना था, पर इस बार जो है केंद्र सरकार ने सख्ती से इशारा कर दिया तो खट्टर साहब ने वहां रोक लिया। तो सर इनकी सारी आशाओं का केंद्र था हरियाणा इस बार। अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ जाती तो अब तक आप ये देखते कि ये सारे दिल्ली को घेर के बैठे होते। और ये तो अच्छा, इस पुष्पेंद्र चौधरी की जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, इसने जी, जी। इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसकी एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहता है कि हम तो तभी दिल्ली को बांग्लादेश बना देते, सिंघू बॉर्डर पे जब थे तभी। वो तो हमारी शराफत है कि हमने दिल्ली में आग नहीं लगाई। तो सर ये अब ये लगाना चाहते हैं, पर हरियाणा की जनता ने समझदारी ये दिखाई कि इनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया और कांग्रेस को तीसरी बार चुनाव हरवा दिया। फिर वहां नायब सिंह सैनी है और वो शंभू बॉर्डर पर इनका मोर्चा आज तक लगा हुआ है। अब ये जो है आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी बन गया मोर्चा। अब करे क्या? आम आदमी पार्टी ने तो खुद ही उकसा के बाकायदा चढ़ा बढ़ा के, लोगों ने तो यहां तक बताया कि बाकायदा आम आदमी पार्टी ने फंडिंग देके इनको बोला कि हाँ जाओ दिल्ली घेर लो। अब सब आम आदमी पार्टी के गले की हड्डी है ये। तो सर अब और अगले 5 साल तक इनका दिल्ली आने का कोई रास्ता है नहीं। तो सर इन्होंने, डीप स्टेट ने इस पुष्पेंद्र चौधरी को एक नई सुपारी दी है कि जी, जी। अब दिल्ली को घेरने की जिम्मेवारी अब आप लगाइए हरियाणा की जाटों की। अब जाट सर इस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, नाम भी नहीं सुनना चाहते, इसकी और सतपाल मलिक की। जाट है दूध के जले हुए। आपको याद होगा सर 2016 में जब वो आरक्षण आंदोलन हुआ था तो जाटों को बहका दिया, बरगला दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जाट नेता ने। उसका नाम था, वो कौन था, मलिक, यशपाल मलिक। यशपाल मलिक। उसने इनको आरक्षण का झुंझुना थमा के एक आंदोलन करवाया जिसमें पूरा देश वाली इलाका जो है सर वो जलता रहा, लूटपाट हुई, आगजनी हुई और 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे मारे गए। तो आज भी पूरा हरियाणा यशपाल मलिक को गालियां देता है और वो कहता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को तो हरियाणा में घुसने भी नहीं देना। अच्छा, इनका ये जो पहलवान आंदोलन हुआ था ना सर, ये भी इसी डीप स्टेट की ही कॉन्स्पिरेसी है। आप देख लीजिए, किसी भी ये इंडी अलायंस का कोई भी नेता जब हरियाणा की बात करेगा तो वो किसान आंदोलन के साथ पहलवान आंदोलन का जिक्र जरूर करेगा। तो सर इनके सारे मंसूबे फेल कर दिए हरियाणा की जनता ने। तो सर अब इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ा है कि चूंकि तुमने हमें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया। अब देखिए, आपने सुना होगा इस वीडियो में कैसे भाई बोले 35 जातियों का ध्रुवीकरण कर दिया तुमने। अरे भाई, चुनाव में तो ध्रुवीकरण होता ही है। तुम जब सब इकट्ठे होके हुड्डा के पीछे ध्रुवीकरण कर दोगे तो फिर उस ध्रुवीकरण के प्रतिक्रिया में तो चुनावी ध्रुवीकरण होगा ही होगा। अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, मुसलमान सारे पोलराइज हो रहे थे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के पीछे, हिंदू सारा पोलराइज हो गया बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पीछे। इसमें कौन सी गलत बात है? ये तो वही बात होगी ना कि तुम्हारा हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, ये कोई बात होती है? तो सर ध्रुवीकरण तो होगा। तो ये बोलता है कि जब आपने ध्रुवीकरण करके 35 जात करके हमको चुनाव हरवा दिया इसलिए हम तो सिख बनेंगे।
तर्क देखिए इनका, क्योंकि तुमने हमें चुनाव में हरा दिया इसलिए हम सारे जाट सिख बन जाएंगे, ऐसी ऐसी तो ये बातें कर रहे हैं। हरियाणा में जाट कितने हैं साहब? लगभग 24%। 24 या 25% मान लेते हैं। हाँ और जी। इसका मतलब ये है कि गैर जाट हैं 75%। जी। मैं कहता हूं 70% भी हैं गैर जाट और 30% जाट हैं। तो क्या जाटों को ही ये ठेका मिलता रहना चाहिए कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, गैर जाट कोई मुख्यमंत्री ना बने? ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा लोकतंत्र है? और अगर मुख्यमंत्री जाटों का नहीं बनेगा तो आप सिख बन जाएंगे, आप जाटलैंड मांगना शुरू कर देंगे, आप संघ को गाली देना शुरू कर देंगे, आप मोदी की खाट खड़ी करने की बात करने लगेंगे। ये कौन सा डेमोक्रेसी है? ये क्या है? सर, इसे कहते हैं मूर्खतापूर्ण दुराग्रह और दूसरे को बेवकूफ समझना। पहले तो मुझे इस जाटलैंड शब्द से ही आपत्ति है कि तुम किस आधार पे इस एरिया को जाटलैंड बोलते हो। अच्छा, एक मिनट, अच्छा मैंने मान लिया ये जाटलैंड है, तो पहले ये बताओ ब्राह्मण लैंड कहां है, या ठाकुर लैंड मुसलमान? कहां है, गुर्जर लैंड कहां है, भूमिहार लैंड कहां है? त्यागी, सैनी? कुर्मी लैंड कहां है, सैनी लैंड कहां है, कहार लैंड कहां है, धोबी लैंड कहां है? भाई ये तो वो भी तो पूछेंगे कि चलो भाई जाट लैंड तो तुम्हारा हो गया। जिस इलाके में तुम्हारी आबादी सिर्फ 24% है उसको तुम जाटलैंड बोलते हो, तो बाकी 76% लोग कहां जाएंगे भाई? किस आधार पे जाटलैंड? अच्छा, और इनका एक और बड़ा कौन से? मूर्खतापूर्ण दुराग्रह है कि जाट बड़े स्वाभिमानी होते हैं। चलो मान लिया, स्वाभिमान का गोल्ड मेडल तुमको दे दिया मैंने, तो वो जातियां बता दो जो स्वाभिमानी नहीं है। अरे भाई हर जात स्वाभिमानी है। बोले जाट बड़े शूरवीर होते हैं, चलो अपने मान लिया भाई, चलो जाट बहुत शूरवीर होते हैं, और बाकी इस देश में जो बाकी है वो क्या सब बुजदिल कायर हैं? आप बताइए। अरे भाई हर भारतीय सेना तो जात देख के भर्ती नहीं करती, उसमें तो सभी हैं, सारा देश है और सभी शूरवीर है। आप बताइए कारगिल से कितने सिपाही मैदान छोड़ के भागे? आप बताइए ना मुझे, मैं पूछता हूं उनसे कि कारगिल में कितने सिपाही मैदान छोड़ के भागे थे, एक का भी नाम बता दो आप। तो सारे शूरवीर थे जी। ये इतनी तो ये मूर्खतापूर्ण बातें करता हुआ दिखाई दिया मुझे। पीछे तो चौधरी हम्म चरण सिंह की तस्वीर लगा रखी है और जयंत चौधरी के बारे में कह रहे हैं कि ऐसों को तो हम उखाड़ कर फेंक देंगे। अरे भाई, नहीं नहीं, कलंक है। तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारा जनाधार क्या है और तुम्हारे हम्म साथ है कौन? एक और बड़ी मूर्खतापूर्ण उसने बात कही कि मथुरा जो है जाटलैंड है, और ये कह रहे हैं कि हम मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को आजाद कराएंगे, और चूंकि ये जाटलैंड है इसलिए जाट 1 इंच भूमि भी, मुसलमानों की 1 इंच भूमि भी जाने नहीं देगा। अब ये मुसलमानों की तरफ से भी बैटिंग कर रहा है और ये हिंदुओं को ललकार रहा है। सर वही बात है कि मुजफ्फरनगर इससे में क्या बड़ी हुआ था? मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? हाँ जब जब दो जाटों के लड़कों को काट दिया गया था और उसके बाद जो दंगा हुआ था, और आजम खान की जो भूमिका थी, अखिलेश की जो उस समय भूमिका थी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, वो भूल गए क्या? जी। ये तो सर उस वीडियो अच्छा। में ये उस वीडियो में कह रहे हैं कि साहब, हम मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, हम दलितों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, और इनकी आबादी कुल मिलाकर के 14-15 करोड़ बैठती है। तो हाँ। अगर हम ये मान लें कि भाई तुम जाटलैंड बना रहे हो, तो इन 3 बिरादरियों के अलावा बाकी को कहाँ भेजोगे? कहाँ डालोगे? चीन में यस, धकेलोगे? पाकिस्तान में धकेलोगे? पहाड़ों पे चढ़ा दोगे? क्या करोगे? वेरी वैलिड पॉइंट। और बात ये ना सर, मान लो चार, अच्छा मैंने कहा अच्छा चल भाई, मान लो मुझे देना है, मान लो मैं ही हूं, मैंने तुझे दे दिया जाटलैंड, तो जाटलैंड में जो बाकी 76% नॉन जाट हैं, ये उस जाटलैंड में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पहला सवाल दे, मेरा।
या तुम्हें रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। दूसरा सवाल, वो जो 75% नॉन जाट है, उनको तुम्हारी जाट लैंड में वोट देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? अगर तुमने उनको वोट देने का अधिकार दिया, वो तो फिर तुम्हें हरा देंगे। सर एक बात बताइए, वो तो फिर हरा देंगे तुम्हें। दूसरे मेरा ये कहना है बाबा रामदास के हम इस डीप स्टेट को अलग रखते हैं कि डीप स्टेट का कोई लेना देना है नहीं है, ये प्रायोजित है कि नहीं है, वो जांच का विषय है, एजेंसियां अपनी जांच करेंगी अगर कोई शिकायत आई। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये इंटरव्यू किनको दे रहे हैं, ये नीलू व्यास कौन है, ये मुकेश कुमार कौन है, ये सत्य हिंदी वाले कौन है ये लोग जो इस चीज को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाटों का गुस्सा फूट पड़ा, जाट अब अलगाववाद की राह पर, जाट अब अलग जाटलैंड, एक स्वायत्त जाटलैंड मांग रहे हैं। कौन लोग हैं ये? और ये तो घोषित रूप से सारे के सारे हर स्टेट के चुनाव से पहले ये इनके चैनल के मंचों पर जमावड़े लगते हैं, उन सारे लोगों के जमावड़े लगते हैं जो घोषित तौर पर मोदी विरोधी हैं, जो 24 घंटे योगी मोदी को कोसते ही रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ को कोसते रहते हैं। तो ये किसका टूल बन रहे हैं, या एक दूसरे को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने एजेंडे आगे बढ़ाने के लिए? सर ये एक बात बताऊं, आप एक भी किसान नेता का बेटा मुझे बता दीजिए जो सड़क पे पिछले 1 साल से धरना दे के बैठा हो। सर इनके सबके बेटे तो बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं और विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये तो आम आदमी के, हमारे आपके बच्चों को ना भड़का के इनके सड़कों पे बैठाते हैं और पुलिस के डंडे खिलवाते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी से कोई पूछ ले कि भाई तेरा बेटा कहाँ है, भाई वो सभी जाटों का तूने ठेका लड़का बोलता सारे जाट सिख बन जाएंगे। सबसे पहले तो तू अपने बेटे का और अपना अमृत संचार करके, अमृत पान करके और सिखी स्वरूप में फोटो डालना। कहता मैं वो फलाने गुरुद्वारे में गया था तो वहां से मैं ये लॉकेट लाया हूं। अरे लॉकेट हाथ में लेने से कोई सिख बनता है क्या? जिस दिन तूने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, ये इंटरव्यू दिया था, कम से कम उस दिन ही पगड़ी बांध लेता, 4 दिन की दाढ़ी पड़ा लेता। तो सर ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इनका एजेंडा है सर, इनको देश में अराजकता फैलानी है। अपने बच्चों को ये नहीं उतारते सड़क पे कभी भी। ये जितने वो पत्थरबाजों का भी तो कश्मीर में यही था ना, उनके बच्चे खुद में विदेश में रह रहे हैं और ये कश्मीरी बच्चों को 500-500 रुपए में पत्थर फेंकवाते थे। सर यही हाल इन किसान आंदोलन वालों का है। तो सर इस बात को, अच्छा हरियाणा का आदमी, हरियाणा के जाट बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि इनको तो हम हरियाणा में घुसने भी नहीं देंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई पब्लिक स्टैंडिंग नहीं है। ये सिर्फ कुछ चैनल्स पे भाषणबाजी कर सकते हैं, कुछ बयानबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं है। पर हरियाणा के लोगों को इनसे सावधान रहना होगा। वो राकेश टिकैत का बयान दर्शकों को सुनवा देता हूं, जिसमें वो कह रहे थे कि वो तो 26 जनवरी को ही काम हो गया होता, बस थोड़ी सी रड़क रह गई। सुनवाते हैं जी। वहाँ जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। जहाँ विपक्ष की सरकार होगी वहाँ पे इस तरह के प्रोपगंडा करवाए जाएंगे। तो क्या हासिल करना मकसद है इसके पीछे? सरकार गिराना, राष्ट्रपति शासन लगाना, देश की सत्ता पर काबिज रहना, और फिर हर्ष वहाँ जैसा होगा बांग्लादेश जैसा। तो बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ आपसे, देखने जिस तरह क्या लग रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं यहाँ की सरकार क्या लग रहा है। भाई बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पे काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो हर्ष होता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ से, यहाँ सारे बंद है। यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में,
ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए, ये ना बहका दिया कि लाल किले पे चल जाओ। अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता केस। ये निपटेगा। चूक रह गई थोड़ी सी। और रहेगी चूक, हाँ। अरे इस बार पूरी अब कर दें। तैयारी है, जनता की चिंता ना करो। तो क्या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? अब हो जाएगा। ये नहीं कह रहे छेंट करने से और करोड़ दो कुछ, अच्छा, होगा जरूर। तैयार बैठे हैं? आप तैयार बैठे। ये कुछ मूर्ख लोग हैं जो जाटों को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और अभी इनका एक नया बयान भी तो आया है। किसी ने संभल हिंसा के बारे में इनसे पूछा, इस पूरे प्रकरण के बारे में पूछा, तो चूंकि ये इंटरव्यू तो हरियाणा चुनाव से भी और लोकसभा चुनाव से भी पहले का है, तो बाद में इनके सुर बदले हैं। अब हरियाणा में बीजेपी जीती, महाराष्ट्र में भी जीत गई, केंद्र में प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बन गए। तो अभी जब संभल वाला प्रकरण हुआ तो जरा देखिए इनके सुर कैसे बदले हैं। अभी आप संभल से ही आ रहे हो। संभल में अभी बड़ी घटना हुई है और किस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने सर्वे टीम करने गई थी और वहाँ पथराव और आगजनी जैसी बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना कैसे टीम जहां सर्वे करने जा रही, करने तो भाई सर्वे वही तो टारगेट पे ही हमने ये कहा कि सर्वे करना, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है दे दो। सुर क्यों बदल रहे हैं राकेश टिकैत के? समझ में आ गया कि कुछ नहीं उखाड़ सकते आप बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का या योगी का। खुद ही उखड़े पड़े हैं। खुद ही समझ में आ गया कि अराजकता पूर्ण बयानों का कोई मतलब नहीं है, धमकी देने का कोई मतलब नहीं है। सर देखिए, ये टिकैत और पुष्पेंद्र चौधरी जैसे जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, चढ़ूनी जैसे, और ये जितने भी सो कॉल्ड फर्जी किसान नेता हैं, मैं तो सीधी बात है कि सर किसान को तो हमें एक छोटा सा आपको एक कहानी बताता हूं। हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर दंगल होते हैं, तो जो भी दंगल आयोजक है वो दोपहर में 12-1 बजे दंगल शुरू करा देता है और हर हालत में 4 साढ़े 4 खत्म कर देता है। पंजाब में थोड़ा देर तक चलते हैं दंगल। तो मैंने पूछा कि ये यूपी वाले जो है दंगल इतना जल्दी क्यों खत्म कर देते हैं 4 साढ़े 4 बजे? कहता भैया किसान को अपने घर जाके गाय धोनी होती है, भैंस लगानी होती है, और अगर मान लीजिए जहां दंगल हो रहा है वहां से उसका घर आधा घंटा की दूरी पे है, तो 4:30 बजे दंगल खत्म कर देते हैं, जिससे 5 साढ़े 5 अपने घर वापस पहुंच जाए और गाय लगानी है उसको। सर किसान तो अपने खेत से और अपने पशु से 2 घंटे का भी टाइम निकाल बड़ी मुश्किल से निकालता है। तो ये कौन से किसान हैं जो साल साल धरना देते हैं? जब वो साल भर धरना दे रहे होते हैं तो उनकी खेती कौन कर रहा होता है? जो असली किसान है वो तो 1 घंटा नहीं छोड़ सकता अपनी खेती। तो सर ये जो नकली फर्जी किसान है और फर्जी किसानों के नेता बने हुए हैं, और जो फर्जी ये जो जातीय ठेकेदार है, सर ये फ्रिंज एलिमेंट है और इनको सख्ती से, वो एक है ना भाई साहब डिब्रूगढ़ फेंक रखे ना 2 साल से, सर इन सबको डिब्रूगढ़ भेज जाने की जरूरत है। डिब्रूगढ़ जेल में स्पेशल सेल बना दो जहां ये ही जाएंगे। जो देश में अराजकता फैलाएगा उसकी सिर्फ एक जगह है, डिब्रूगढ़। हिमंता बिस्वा शर्मा का मेहमान बनाओ सबको। हाँ बस डिब्रूगढ़ इनका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी, आप जुड़े, इतना समय निकाला आपने और एक अहम विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।